नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिद्ध स्टडी सेंटर में स्वागत कहता हूं, अभिनंदन कहता हूं। साथियों, हम लोग बिहार स्पेशल का बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास कर रहे हैं। बिहार स्पेशल में आप लोग को 26 यानी 26 क्लास करवा चुके हैं। कितने क्लास करवा चुके हैं? 26 क्लास करवा चुके हैं और 27 क्लास आज हम लोग करेंगे। 27वां क्लास आज का है। किसका? बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल में आप लोगों को मोर वंश के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। मोर वंश का क्लास करवा रहा हूँ। मोर वंश में हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं। कितना क्लास? 6 क्लास। और आपका बिहार स्पेशल में आपका 26 क्लास हो चुका है, यानी मोर वंश का 6 क्लास कर चुके हैं। आज 7वां क्लास हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? मोर वंश का 7वें क्लास करेंगे और बिहार स्पेशल का 27वें क्लास करेंगे। मोर वंश के 6ठे क्लास में जो 6ठा क्लास करवाए थे उस क्लास में आप लोगों को 6ठे क्लास में आप लोगों को अशोक के राज्याभिषेक के बारे में बताए थे। उसके बाद में अशोक का 1 नंबर में क्या बताए थे? अशोक के राज्याभिषेक। दूसरा बताए थे अशोक का जो था कलिंग का युद्ध। क्या बताए थे? कलिंग का युद्ध और कलिंग का युद्ध के कारण बताए थे। उसके बाद बताए थे धम्म नीति। कलिंग के युद्ध के बाद क्या कहता है? अशोक धम्म नीति को अपना लेता है, मार्का छोड़ देता है। तो धम्म नीति क्या होता है? धम्म नीति के बारे में आपको बताए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे बौद्ध साहित्य, यानी बौद्ध साहित्य में देखे थे कि अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है। किसके प्रभाव में आके अपनाता है? तो मुगलपुट्टिस के प्रभाव में पूर्ण रूप से आके अपना लेता है। उपगुप्त भी बौद्ध धर्म की शिक्षा देता है आपको के दिव्य ज्ञान के अनुसार। जो सिंहली अनुश्रुति है श्रीलंका का दीपवंश और महावंश बौद्ध ग्रंथ है, उसके अनुसार जो सुसीम का पुत्र होता है निग्रोध, वो क्या कहता है? बौद्ध धर्म का शिक्षा दीक्षा देता है। तो उस सब के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम क्लास करवा चुके हैं, आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों क्लास जाके कीजिए। अगर वो क्लास 26वें क्लास अर्थात इसका मोर वंश के 6ठे क्लास नहीं किए हैं तो जाके मेरे चैनल पे जाके आप लोग क्लास कर सकते हैं प्ले लिस्ट से। ऐसे में प्रत्येक वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से भी जाके वो क्लास कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग एक पॉइंट वाइज क्लास कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, जुड़ के क्लास कीजिए। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के क्लास करते हैं तो आपके लिए किस किस में यूज़फुल रहेगा। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको लाभदायक होगा, यूज़फुल रहेगा। आप बीएससीसी अर्थात बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें भी रहेगा। बीएसएससी के अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका यूज़फुल रहेगा। एनी अदर एग्जाम ऑफ बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं सब में आप के लिए यूजफुल रहेगा। ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी ये लाभदायक क्लास रहेगा। या किसी भी स्टेट का पीसीएस का भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल से जुड़ के अपने स्टडी को बेहतरीन कीजिए। बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक पॉइंट वाइज आपको क्लास करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे अशोक के जो शिलालेख है। क्या है? शिलालेख है। वहाँ से हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे और 14 जो शिलालेख है उसके बेहतरीन ढंग और इसके आगे जो भी शिलालेख अभिलेख है उससे संबंधित जो भी जानकारी है सब एक एक करके हम करेंगे। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिए। मेरे क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर कीजिए। साथ ही क्लास में जो भी जानकारी दिया जाता है अगर आप लोग को रोचक लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है? अशोक के अभिलेख। क्या है दोस्तों? अशोक के अभिलेख। तो हम लोग यहाँ से अशोक के अभिलेख देखते हैं। अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रथा ईरानी शासक दारा प्रथम, जिसे हम क्या कहते हैं? डेरियस प्रथम के नाम से भी जानते हैं।
से मिली, यानी अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रथा किन से मिली? जो ईरानी शासक था दारा प्रथम, क्या था? दारा प्रथम था, या इसका दूसरा नाम क्या था? डेरियस प्रथम था। इससे क्या अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रथा की जानकारी मिलती है, इससे प्रेरणा मिलती है। अशोक क्या कहते हैं, इसी से प्रेरणा से अशोक शिलालेख लिखवाते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रथा ईरानी शासक दारा प्रथम, जिसको डेरियस प्रथम के नाम से भी जानते हैं। दारा प्रथम को किस नाम से जानते हैं? डेरियस प्रथम के नाम से जानते हैं, से मिली। आगे देखते हैं, दारा प्रथम अर्थात डेरियस प्रथम के 2 अभिलेख मिलते हैं, यानी डेरियस प्रथम के कितने अभिलेख मिलते हैं? 2। भारत में सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाने की प्रथा अशोक ने शुरू की थी, यानी ये जो अभिलेख लिखवाने की प्रथा है भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो अशोक ने किया था। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि भारत में सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाने की प्रथा किसने शुरुआत किया था, तो अशोक ने शुरुआत किया था। अर्थात भारत में पहली बार अभिलेख अशोक ने जारी किया था, यानी पहली बार किसने जारी किया था? ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में पहली बार अभिलेख किसने जारी किया था? तो अशोक ने जारी किया था। यहाँ पे देख लेते हैं अभिलेख क्या होता है। किसी भी ठोस सतह पर उत्कीर्ण जानकारी प्राप्त हो उसे अभिलेख कहते हैं, यानी किसी भी ठोस सतह यानी पत्थर कह सकते हैं, ठोस सतह पत्थर, उस पर क्या है उत्कीर्ण जानकारी प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। अर्थात वैसा लिखित सामग्री या दस्तावेज जिनको पत्थर, धातु, मिट्टी, तांबे की प्लेट, स्तंभ या अन्य कठोर सतहों पर अस्थायी रूप से उकेरा जाए या लिखा जाए उसे अभिलेख कहते हैं। तो आप लोग अभिलेख के बारे में समझ गए होंगे कि वैसा लिखित सामग्री या दस्तावेज जिनको क्या कहते हैं? पत्थर पे लिखा जाता है, धातु पे लिखा जाता है, मिट्टी पे लिखा जाता है, तांबे के प्लेट, स्तंभ या अन्य कठोर सतहों पे अस्थायी रूप से, यानी उसको लिखवाया जाता है जो सालों साल तक रहता है, ठीक है, सदियों तक रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। आगे देखते हैं, अशोक द्वारा 3 अभिलेख शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख जारी किया गया था। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि अशोक द्वारा कितना अभिलेख जारी किया गया था, तो 3 कौन कौन सा? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख को क्या कहते हैं? अभिलेख ही कहते हैं। तो 3 जो अभिलेख है वो जारी किया गया था, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। आगे देखते हैं, शिलालेख 2 प्रकार के बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख होता है, यानी शिलालेख होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन से? बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख होता है। बृहद शिलालेख की संख्या 14 है। ये जो बृहद शिलालेख है इसकी संख्या कितनी है? 14 है। जो लघु शिलालेख की संख्या क्या है? अनेकों है। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, जो भी शिलालेख है वो कितने प्रकार के होते हैं? शिलालेख 2 प्रकार के। कौन कौन सा? बृहद शिलालेख होता है और लघु शिलालेख होता है। जो बृहद शिलालेख है उसकी संख्या कितना है? 14 है। कितना है दोस्तों? 14 है। और जो लघु शिलालेख है उसकी संख्या क्या है? बहुत सारा है, अनेकों है। तो यहाँ पे अशोक के 8 बृहद शिलालेखों के प्राप्त स्थान, यानी अशोक द्वारा जो 8 शिलालेख है उसके बृहद शिलालेख से जो प्राप्त स्थान है उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अशोक के 14 बृहद शिलालेख मुख्यतः 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यानी अशोक के जो 14 बृहद शिलालेख है वो क्या है? 8 स्थान से प्राप्त हुआ है। कहाँ कहाँ से, कौन से प्राप्त हुआ है उस सबको हम लोग देख लेते हैं। 1 नंबर में आप देख सकते हैं शाहवाजगढ़ी, यानी शाहवाजगढ़ी जो पाकिस्तान में है। ये अभिलेख पाकिस्तान के शाहवाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है, जो बृहद शिलालेख के लिए जाना जाता है। यानी ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? पाकिस्तान के शाहवाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है, जिसको किस लिए जाना जाता है? बृहद शिलालेख के लिए जाना जाता है। यह बृहद शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ये जो शाहवाजगढ़ी शिलालेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? पाकिस्तान के शाहवाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है, जो क्या है? बृहद शिलालेख के लिए जाना जाता है। और ये बृहद शिलालेख किस में लिखा गया है? तो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है।
आगे देखते हैं मानसेहरा, ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में है। मानसेहरा वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, वर्तमान समय में कहाँ है, पाकिस्तान में है। मानसेहरा कहाँ है, वर्तमान समय में पाकिस्तान में, जहाँ से बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है। यानी मानसेहरा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपका पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। ये क्या है, बृहद शिलालेख है। आगे देखते हैं कालसी, ये उत्तराखंड में है। कालसी का है उत्तराखंड में। कालसी यमुना नदी के तट पर उत्तराखंड में स्थित है, जहाँ से बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। क्या हुए, बृहद शिलालेख प्राप्त हुए। सुपरा का है महाराष्ट्र में। सुपरा महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है, जहाँ से बृहद शिलालेख के कुछ अंश प्राप्त हुए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। यारगुट्ठी, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। इस स्थान पर बृहद शिलालेख प्राप्त हुए और इस स्थान पर कई लघु शिलालेख भी प्राप्त हुए। यारगुट्ठी जो है, यहाँ से क्या है, बृहद शिलालेख तो प्राप्त हुए ही है और इस स्थान से लघु शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। छठा जो है जोगद है। जोगद कहाँ है, उड़ीसा में है। ये स्थान उड़ीसा के धौली के पास स्थित है, जहाँ से बृहद शिलालेख प्राप्त हुए, जो कलिंग युद्ध के स्थिति को बताता है। ये जो बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये क्या बताते हैं, कलिंग का युद्ध की जो भी स्थिति है उसका वर्णन कहता है। ये कहाँ है, जोगद का है, उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पे है, धौली के पास स्थित है। ये जो 7 नंबर है उसको देख लेते हैं, धौली। इस स्थान से भी बृहद शिलालेख प्राप्त हुए, जो कलिंग युद्ध के बारे में अशोक के पश्चात को दर्शाता है। यानी कलिंग युद्ध के बाद अशोक की जानकारी का जो भी वर्णन है, धौली से जो भी प्राप्त है बृहद शिलालेख, उसमें मिलता है। आगे देखते हैं 8वां जो है गिरनार है। ये क्या है, गुजरात में। यह स्थान गुजरात के एक पहाड़ी पर स्थित है। गिरनार का है, गुजरात के एक स्थान है, पहाड़ी पे क्या है, स्थित है। इस रास्ते शिलालेख मिलते हैं। इस रास्ते में क्या है, इस रास्ते में शिलालेख मिलते हैं, जिसमें 14 शिलालेखों का पूरा समूह है। इसमें क्या है, 14 शिलालेख का पूरा समूह है। गिरनार जो स्थान है वहाँ पे क्या है, एक पहाड़ी पे स्थित है। इस रास्ते में क्या होता है, शिलालेख मिलता है। इसमें क्या है, 14 शिलालेख का पूरा समूह है। आगे देखिए, लघु शिलालेख अभिलेख से अशोक की व्यक्तिगत जीवन की वर्णन की जानकारी मिलता है। जो लघु शिलालेख है उसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन क्या क्या होता है, वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं गुजरा, और भी देख लेते हैं। गुजरा ये क्या है, मध्य प्रदेश में। गुजरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, जहाँ से लघु शिलालेख और बृहद शिलालेख प्राप्त होने की बात कही जाती है। ये जो गुजरा है, ये गुजरा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के दतिया जिला है, कहाँ है, दतिया जिला में है, जहाँ से क्या होता है, लघु शिलालेख और बृहद शिलालेख दोनों क्या होते हैं, प्राप्त होने की बात कही जाती है। इस शिलालेख में अशोक के नाम अशोक के राजा मिलता है। इस शिलालेख में क्या होता है, अशोक का नाम अशोक राजा मिलता है। अष्टमलेख भी 2 प्रकार, बृहद अष्टमलेख और लघु अष्टमलेख होते हैं। यानी शिलालेख भी क्या है, 2 प्रकार के होते हैं, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। अष्टमलेख भी 2 प्रकार के होते हैं, बृहद अष्टमलेख और लघु अष्टमलेख। बृहद अष्टमलेख 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, बृहद अष्टमलेख 7 प्रकार की होती है और लघु अष्टमलेख क्या होते हैं, 14 प्रकार की होती है। वहीं पे आपको क्या बताए थे कि शिलालेख जो होता है, बृहद शिलालेख 14 प्रकार के, जो 8 स्थानों से मिला है, जो आपको बता दिए, और लघु शिलालेख अनेकों प्रकार के होते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं कि बृहद जो अष्टमलेख है ये क्या होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं और लघु अष्टमलेख 14 प्रकार के होते हैं। आगे देख लेते हैं गुहालेख। गुहालेख क्या होते हैं, 4। एक लोमस ऋषि का गुफा अभिलेख, 2 कर्ण चोपर गुफा अभिलेख, सुदामा गुफा अभिलेख और शिव झोपड़ी गुफा अभिलेख है। यानी गुहालेख कितने हैं, 4 है। गुहालेख कितने हैं, 4 है। हम यहाँ पे देख लिए शिलालेख, यानी अशोक जो उत्कीर्ण कराया गया था, क्या शिलालेख क्या था दोस्तों, शिलालेख। उसके बाद 1 नंबर पे दूसरा क्या था, स्तंभ लेख, और तीसरा क्या था, गुहा लेख। तो आपको शिलालेख का बता दिए कि 2 प्रकार के होते हैं, बृहद और
लघु शिलालेख होते हैं। बृहद कितने होते हैं आपके 14 होते हैं, और लघु क्या होते हैं अनेक होते हैं। 14 शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त होता है जो आपको बता दिए, ठीक है। वहीं पे अष्टमलेख, अष्टमलेख के बारे में भी आपको बता दिए कि अष्टमलेख क्या होते हैं, 2 होते हैं, एक बृहद अष्टमलेख होता है, एक क्या होता है आपका लघु अष्टमलेख होता है। बृहद अष्टमलेख क्या होता है 7 होते हैं, और 14 क्या होते हैं आपका लघु अष्टमलेख होते हैं। वहीं पे गुहालेख की बात कर लेते हैं तो गुहालेख क्या होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं गुहालेख आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आपको बता दिए कि लोमस ऋषि गुहा अभिलेख, कर्ण चोपर गुहा अभिलेख, सुदामा गुहा अभिलेख और शिव झोपड़ी गुहा अभिलेख, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो सबके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक करके बता दिए। अशोक के बृहद शिलालेख अभिलेख जिनकी संख्या 14 है, अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है 14 है, आपको बता चुके हैं। जिसमें राजकीय घोषणा का जिक्र है, इसमें क्या है आपके राजकीय घोषणा का जिक्र किया गया है। अशोक के प्रथम अभिलेख यानी जो 14 शिलालेख है, 14 क्या है शिलालेख जिसको अभिलेख कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग एक एक करके देख लेंगे। अशोक के जो प्रथम अभिलेख है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के जो 14 शिलालेख है बृहद शिलालेख है उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, देख लेते हैं। वहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक के प्रथम अभिलेख, इसमें पशु बलि की क्या की गई निंदा की गई और सभी मनुष्य मेरी संतान है ये बताया गया है। अशोक के द्वितीय अभिलेख, इसमें पशु चिकित्सा व्यवस्था, मनुष्य चिकित्सा और सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है। यानी अशोक के द्वितीय जो शिलालेख है उसमें क्या है पशु चिकित्सा व्यवस्था, मनुष्य चिकित्सा और सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है। चोल, पांड्या, तमिलिप्ति, बंदरगाह और सुतिपुत्र चारों का उल्लेख भी इस अभिलेख में मिलता है। लोक कल्याणकारी कार्य का भी उल्लेख मिलता है। तो अगर प्रश्न बने कि अशोक के कौन से अभिलेख या शिलालेख में आपको पशु चिकित्सा का व्यवस्था मिलता है या मनुष्य चिकित्सा और सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं द्वितीय शिलालेख। चोल, पांड्य, ताम्रलिपि, बंदरगाह और सतीपुत्र चारों का उल्लेख किस में मिलता है, तो द्वितीय अभिलेख में मिलता है। लोक कल्याणकारी कार्य का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो द्वितीय आपका अभिलेख से मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों अशोक के तृतीय अभिलेख, इसमें राजकीय अधिकारियों का उल्लेख है। क्या किया गया है राजकीय जो अधिकारी है उनका उल्लेख, जैसे युक्त, रजयुक्त, प्रादेशिक अधिकारी सबसे बड़ा अधिकारी होता था, इसका उल्लेख है। क्या है इस तृतीय जो अभिलेख है इसमें राजकीय अधिकारियों का उल्लेख है, अर्थात राजकीय अधिकारियों का हर 5वें वर्ष का दौरा का आदेश इसी अभिलेख में मिलता है। चौथे अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। इस अभिलेख में ब्राह्मण और सैनों को समान की बात कही गई है। धर्म के नियमों का उल्लेख किया गया है, अर्थात धर्म का उद्घोष है। चौथे अभिलेख में क्या कह सकते हैं कि इस अभिलेख में ब्राह्मण और सैनों का क्या है कि समान है, क्या है समान की बात कही गई है, यानी उसकी जो भी समान है उसकी बात कही गई है। धर्म के नियमों का उल्लेख किया गया है और अर्थात धर्म उद्घोष किया गया है। तो अगर प्रश्न बनता है एग्जाम में कि अशोक के कौन से अभिलेख में ब्राह्मण और सैनों को समान की बात कही गई है, तो चौथे अभिलेख में। अर्थात धर्म के नियमों का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तो चौथे अभिलेख में किया गया है। पांचवें अभिलेख के बारे में देख लेते हैं दोस्त। इस अभिलेख में धर्म महामंत्र और अधिकारियों की जानकारी मिलती है। पांचवें अभिलेख में क्या मिलती है कि धर्म महामंत्र और अधिकारियों की जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन समाज एवं वन व्यवस्था, धर्म महामंत्रियों की नीति संबंधी जो भी जानकारी है आपके पांचवें अभिलेख में मिलती है। अशोक के छठा अभिलेख के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस अभिलेख में सर्वलोकहित मेरा कर्तव्य है। इस अभिलेख में क्या कहा गया है कि सर्वहित मेरा कर्तव्य है। राजा के लिए तत्पर, यानी आम जनता राजा के किसी समय मिल सकता है, यानी राजा से क्या कहता है आम जनता किसी भी समय मिल सकता है। ये कौन से अभिलेख में कहा गया है, अशोक के छठे अभिलेख में कहा गया है। मैं शयन कक्ष में रहूं या उद्यान में आम मुझसे बेहिचक मिल सकते हैं। मैं अपने राज दरबार में रहूं, यानी अपने
एक कक्ष में रहूं या कहीं भी रहूं, जो भी जनता है मुझसे बेहिचक कहीं भी मिल सकते हैं। यानी अशोक ने ये बात पायजा के लिए कहा है। किसमें? अशोक छठे अभिलेख जो उत्कीर्ण करवाए हैं उसमें कहे हैं। आत्म नियंत्रण की शिक्षा इस सब की जानकारी कहाँ पे मिलती है? अशोक के छठे शिलालेख में मिलती है। अशोक के 7वें अभिलेख, इस अभिलेख में सभी संप्रदाय के लिए संहिता यानी सभी के लिए एक समान के बात कही गई है। यानी सभी के लिए एक समान की बात कौन से अभिलेख में कही गई है? तो अशोक के 7वें अभिलेख में कही गई है। अशोक के 8वें अभिलेख, इस अभिलेख में सम्राट के धर्म या यात्राओं का यानी यात्रा का उल्लेख है। यानी 8वें अभिलेख में, अशोक के 8वें अभिलेख में क्या है कि इस अभिलेख में सम्राट यानी अशोक द्वारा यानी सम्राट द्वारा जो भी यात्रा धर्म यात्रा किया गया उसका उल्लेख मिलता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि धर्म यात्रा का उल्लेख अशोक के कौन से अभिलेख में मिलता है, तो सम्राट के धर्म यात्रा का उल्लेख अशोक के 8वें अभिलेख में मिलता है। अशोक के 9वें अभिलेख, इस अभिलेख में धर्म समारोह का उल्लेख मिलता है। यानी धर्म के जो भी समारोह हुआ है आपका आयोजन किया गया है उसका उल्लेख किस में मिलता है? अशोक के 9वें शिला अभिलेख से मिलता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों अशोक के 10वें शिलालेख। 9वें शिलालेख देख ले। अशोक के 10वें शिलालेख, इस अभिलेख में यश और कृति की बात कही गई है। इस अभिलेख में 10वें अभिलेख में क्या कहा गया है? यश और कृति की बात कही गई है, अर्थात धर्म नीति की व्यवस्था की बात कही गई है। किसकी बात कही गई? धर्म नीति की व्यवस्था की बात का अगर जिक्र होता है तो कौन से अभिलेख में होता है? 10वें अभिलेख में होता है। अशोक के 11वें अभिलेख, इस अभिलेख में धर्म की व्यवस्था की बात कही गई। इस अभिलेख में क्या कहा गया? धर्म की व्यवस्था की बात कहा गया है। वहीं पे देख लेते हैं 12वें अभिलेख में, इस अभिलेख में सर्वधर्म यानी सर्वधर्म सब यानी सभी धर्म एक समान की बात कही गई है। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि सभी धर्म को एक समान की बात अशोक के कौन से अभिलेख में कहा गया है? तो अशोक के 12वें अभिलेख में कहा गया है। 13वें अभिलेख की बात कर लेते हैं। तो इस अभिलेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ये प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कि कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से अभिलेख में किया गया है? तो 13वें अभिलेख में किया गया है, जो आपको पहले भी बता चुके हैं। कलिंग युद्ध में अशोक का हृदय क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है और वो क्या कहता है? धर्म नीति को अपना लेता है। अशोक के 14वें अभिलेख, इस अभिलेख में धार्मिक जीवन जीने को प्रेरित करता है। यानी जो 14वें अभिलेख है इसमें क्या होता है? धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित या उपदेश है। कौन से अभिलेख में? 14वें अभिलेख में। दोस्तों कौन से अभिलेख में? 14वें अभिलेख में। दोस्तों आगे देख लेते हैं अशोक के शिलालेखों से संबंधित प्रमुख तथ्य, यानी अशोक से शिलालेख जो अशोक का है उससे संबंधित जो भी प्रमुख तथ्य है उसको हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। अशोक के 2 शिलालेख जिनकी लिपि खरोष्टी है, ये अभिलेख पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों शाहबाज गढ़ी से मिला है। कहाँ से मिला है? शाहबाज गढ़ी से मिला है। आप लोग यहाँ पे पोस्ट में देख सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत यानी शाहबाज गढ़ी कहाँ है? खैबर पुख्तूनख्वा प्रांत है। और मानसेहरा कहाँ से मिला है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो है पाकिस्तान के शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा से क्या पाए जाते हैं? क्या? अशोक के 2 शिलालेख जिनकी लिपि क्या है? खरोष्टी है। कहाँ से? पाकिस्तान के शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा से पाया जाता है। आगे देखते हैं अशोक के एकमात्र अभिलेख जिनका विषय आर्थिक है, रूमिन देई जो कहाँ पे है? नेपाल में है। अशोक के सबसे छोटा अभिलेख है रूमिन देई है। अशोक का जो सबसे छोटा अभिलेख है कौन सा है? रूमन देई है। एक कहाँ से मिला है? नेपाल में। एक कहाँ पे है? नेपाल में। अशोक का क्या है? एकमात्र अभिलेख जिसका विषय आर्थिक है, वो भी कौन है? रूमन देई। और सबसे छोटा जो अभिलेख है वो भी क्या है? रूमन देई है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। अशोक के ग्रीक एवं आर्मेकई भाषाओं में प्राप्त अभिलेख सेरेटुना अभिलेख है। कौन सा है? सेरेटुना अभिलेख है। एक कहाँ पे है? कंधार में है। कौन सा है? अशोक के ग्रीक एवं आर्मेकई भाषा में जो प्राप्त अभिलेख है वो कौन सा है? सेरेकुना अभिलेख है। सेरेकुना अभिलेख है जो कहाँ पे है? कंधार में है। उसके बाद दोस्त हम लोग देख लेते हैं अशोक के गुफा एवं लेख, इसके बारे में भी कुछ जानकारी है वो भी देख लेते हैं।
दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराज नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख प्राप्त हुए हैं। यानी बिहार के जो गया जिला है, कौन सा, बिहार के जो गया जिला है वहाँ पे स्थित है बराज नामक 3 गुफा के दीवार पे अशोक के क्या लेख प्राप्त होते हैं। इन सभी की भाषा क्या है, प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मणी है। भाषा क्या है, प्राकृत है, और लिपि क्या है, ब्राह्मणी है। बाबर की 3 गुफाएं वर्तमान समय में जहानाबाद क्षेत्र में आ चुका है। ये पहले कहा था गया में था बाबर की जो 3 गुफाएं जहाँ पे अशोक के का लेख प्राप्त हुए हैं, अब ये क्या है वर्तमान समय में जहानाबाद जिले में आ चुका है। केवल प्राकृत के 2 अभिलेख शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा लिपि ब्राह्मणी ना होकर खरोष्टी है। यानी केवल प्राकृत की 2 अभिलेख जो शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान में मिली है उसका लिपि क्या है, ब्राह्मणी नहीं होके क्या है, खरोष्टी है, जो आपको ऊपर बता दिए। ये डाई से बाई ओर लिखी जाती है। ये क्या है, डाई से बाई ओर लिखी जाती है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख तथा कंधार के पास शेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो तक्षशिला से है अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख, कंधार के पास जो शेरकुना नामक स्थान है वो है स्थान से यूनानी तथा अरमाइक द्वितीय भाषा से अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के अष्टम लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों के पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। अशोक के जो अष्टम लेख की संख्या कितनी है, 7 है, जो 6 क्या है, भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण जो कराया गया है वो मिला है। इन स्थानों के नाम क्या है, निम्न है, जो आपको बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए दिल्ली टोपरा, ये अष्टम लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। ये जो दिल्ली टोपरा है का उत्तर प्रदेश के जो सहारनपुर जिला है वहाँ पे पाया गया था। ये मध्ययुगीन सुल्तान, ये जो मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा क्या किया गया, इसको दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7वें अभिलेख उत्कीर्ण है। यानी दिल्ली टोपरा है उस पर क्या है, 7वें जो अभिलेख है वो क्या है, उत्कीर्ण है अशोक के। वहाँ पे हम फिर देख लेते हैं दिल्ली मेरठ। ये अष्टम लेख भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। यानी दिल्ली टोपरा को भी क्या ये थी आपका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में था, जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा क्या किया गया, दिल्ली लाया गया। और इसमें क्या है, 7वें अभिलेख का उत्कीर्ण है अशोक के। फिर दिल्ली मेरठ का जो अष्टम लेख है उसको भी क्या था, मेरठ में था, जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा क्या किया गया, दिल्ली लाया गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए लोरिया अरेराज तथा लोरिया ननगंड, ये अभिलेख अष्टम लेख बिहार राज्य के चंपारण यानी मोतिहारी जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मोतिहारी जिले में स्थित है। दोस्तों आपको अशोक के जितने भी शिलालेख है, अष्टम लेख है, गुहा लेख है, उस सब की जानकारी बता दी है। 14 जो अभिलेख है अशोक के, कौन कौन सा अभिलेख है, उस अभिलेख में क्या कहा गया है, इसके अलावा जितना भी शिलालेख है अशोक के, गुहा लेख है, सभी की जानकारी एक एक करके पॉइंट वाइज आपको बता दिए। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दिया गया होगा आपको बहुत अच्छा लगा होगा, रोचक लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।